हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है मार्च 10 को। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 10th मार्च को मैथ्स का, उसका हम सॉल्व करने वाले हैं मैथ्स का पेपर। और ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, ठीक है। 80 क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जो बचे रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है ये 3 घंटे का टाइम होता है, 80 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें आप सुटेबल हो आप देख सकते हैं। तो पहले जो सेक्शन हमारा ए होता है, यानी कि खंड का होता है, उसमें हमें सॉल्व करने होते हैं एमसीक्यूज। जो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है कि tan 3 थीटा, एक मिनट, tan 3 थीटा इक्वल टू दिया है √3। ओके, tan 3 थीटा इक्वल टू दिया है √3। तो हमें पता करना है कि θ/2। तो सबसे पहले यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि tan 3 थीटा इक्वल टू, ये चूंकि tan में है तो tan में इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो tan 60 की वैल्यू इतना होता है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इसको हमने लिख दिया। अब ये tan से tan को हमने हटा दिया, तो क्या बचेगा यहाँ से? 3 थीटा इक्वल टू 60, ठीक। और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60, और इधर आएगा तो 3 डिवाइड में, यानी कि 20 डिग्री हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या पूछा है? θ/2, यानी कि θ/2 का मतलब हो गया कि 20 का आधा। तो 20 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, 10 डिग्री। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 4, 6, 8 का लासा x है और 3, 5, 7 का लासा y है। तो x और y का लासा p है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आइए इसको थोड़ा इंग्लिश वाला देख लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। देखो, इसमें कह रहा है कि इफ x इज द एलसीएम, यानी कि x जो है वो एलसीएम है किसका? 4, 6, 8 का। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4, 6 का एलसीएम आप जानते हैं कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। और y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7। तो इसका अगर एलसीएम निकाले y, तो कितना आएगा? 3, 5, 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 7 49, 7 8 56। ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे एलसीएम आ जाएगा। तो 105 है, कितना आएगा? 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। अब कह रहा है कि इफ p इज द एलसीएम, p क्या है? एलसीएम है ऑफ x एंड y। x और y का एलसीएम है क्या? p। तो देखते हैं, p जो है x और y का एलसीएम है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? इसको निकालने का तरीका ये है कि 24 और 105 का एलसीएम निकालते हैं। तो 24 को फैक्टर कर लेते हैं। 24 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और 105 का फैक्टर करते हैं तो कितना आता है? 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ से एलसीएम जो मिल रहा है उसको एक बार लिखते हैं 3, बाकी जो नहीं मिल रहा है, जैसे 8, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं मिल रहा है, तो उसको हम 8 लिख लिए, और 5 इंटू 7, तो ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, ये हमारा p हो गया। p बराबर 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 7 है। तो अब पूछ क्या रहा है कि p इक्वल टू कितना होगा? 8x होगा। x क्या है हमारा? 24 है। तो देखो, अगर मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 8x का मतलब कि x 24 है, तो मल्टीप्लाई करूँ इतना आ जाए, नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो, p इक्वल टू 35x कह रहा है, तो हाँ ठीक है, p इक्वल टू 35x बनेगा। कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, p इक्वल टू 35x कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है, अगर हम देखें तो p हमारा है इतना, इसमें हमें 35, ये 7 और 5 का मल्टीप्लाई कितना मिल गया? 35, ठीक। और x की वैल्यू क्या होती है? 8 और 3। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है? 24, 8 और 3 में कि 24 बन गया, यानी कि x। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 35x, ठीक है। इस तरीके से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। चलो, ये का मान याद कीजिए, जिसके समीकरण निकाय इतने और इतने के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होते हैं? जब हमारा a1/a2 बराबर हो b1/b2 और ये बराबर हो c1/c2 के, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसको क्या करते हैं? इसको लिखते हैं। पहले हमारा इक्वेशन क्या है? देखिए, इक्वेशन लिख देते हैं 6x, एक मिनट यहाँ पे रुकिएगा, 6x प्लस वाई और प्लस 3k, 6x प्लस वाई प्लस 3k, और सॉरी, इसको इधर लाएंगे तो -3k बनेगा, -3k इक्वल टू 0, -3k इक्वल टू 0। और ये वाला इक्वेशन लिखते हैं 36x और प्लस 6y और -3 इक्वल टू 0। रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6/36, ठीक है। y की गुणांक का 1/6, जो कि लिखा है कि क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसका मतलब सभी जो रेशियो होंगे वो बराबर होंगे। ये इधर -3k
इक्वल टू -3। तो यहाँ से हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, क्या बनेगा देखिएगा ध्यान से, ये बन जाएगा 1/6 इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यहाँ पे, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा के। तो के की वैल्यू कितनी है 1/6, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बहुपद अल्फा बीटा बहुपद इतने के शून्यक है, तो कह रहा है इतने का मान बताओ। ठीक है, तो हम जानते हैं अगर अल्फा बीटा बहुपद इतने के शून्यक है तो हम जानते हैं कि जो इसका योग होता है, शून्यकों का योग, यानी कि जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी क्या होता है, -x का गुणांक और बटे में किसका गुणांक, x² का गुणांक। ठीक, आइए अब देखते हैं -x का गुणांक क्या है, इसमें -a है और बटे में जो हमारा b है, हमारा x² का गुणांक है वो कितना है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, a आएगा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, a। अब हम इसका गुणन निकाल लेते हैं, गुणनफल निकाल लेते हैं। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, अचर पद, यानी कि जो अचर होता है, और बटा x² का गुणांक, कॉफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर कितना है इसमें, अचर -b है। अगर हम देखें तो अचर क्या होता है, ये लास्ट वाला जो होता है जिसके साथ x उक्स नहीं होता वो -b हो गया, और डिवाइड में x² का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ से कितना आएगा -b। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, अब लिखते हैं, हमें क्या निकालना था, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी, a आया था a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -b। तो इसको हम रखते हैं, तो ये बन जाएगा a, और ये प्लस माइनस मिलके माइनस बनेगा -b। a-b जिसमें आया होगा वो सही होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कहता है कि एक्स, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x/12 -3/x इक्वल टू 0 है, तो x का मान बताना है, क्या होगा। ये तो बहुत ही ईजी है, इसको कैसे कर सकते हो आप, x/12 इक्वल टू, हम इसको इधर ला सकते हैं 3/x। ठीक है, इधर ला दिए, फिर अब इसका इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स। ठीक, x इंटू एक्स हो जाएगा, और ये 12 इंटू 3 हो जाएगा, 12 इंटू 3। तो टोटल अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इधर लिख देता हूँ मैं, x² इक्वल टू कितना मिल जाएगा 36, और x इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x/4 + y/6 द्वारा निरूपित रेखा x अक्ष तथा y अक्ष को क्रमशः p और q पर काटती है, तो रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पे एक कोशिश करते हैं, थोड़ा अच्छा पेज लेते हैं इधर। देखो इसमें कहने का मतलब ये होता है, जैसे मैं इक्वेशन दिया है कि x/4 और प्लस y/6 इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, अब अगर इसका हम ये जो लाइन होता है इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से लाइन आता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, जिसमें जो x के नीचे होता है ना ये 4, इसका मतलब है कि ये जो है x अक्ष पे इधर धनात्मक दिशा में कितना कट कर रही है, 4। कितना कट कर रहा है, 4। तो इस पॉइंट का निशान क्या हो जाएगा, चूंकि ये x एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा 4,0। इसी तरीके से जो हमारा ये वाला होता है ना, ये हमारा क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है 6। तो ये हमारा पॉइंट जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 0,6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है, ये मिड पॉइंट है, मान लेते हैं m। तो m का कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिड पॉइंट का निर्देशांक आप जानते हो क्या होता है, x1 + x2। यानी कि अगर हम इसको x1 माने 0 और इसको x2 माने 4, तो 0 + 4/2 कॉमा y1 + y2, यानी कि y1 अगर 6 को माने और y2 0 को, तो 0.2। बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने में कितना आएगा, ये बनेगा 4/2 और ये कितना बनेगा 6/2। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 2/3, सॉरी 2,3। तो 2,3 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ट्रायंगल PQR के दो निर्देशांक इतने और इतने हैं, रेखाखंड PQ को इतने के अनुपात में बांटते हैं। तो देखो एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया है, बेसिकली ये थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है, और उससे सीधे से कहने का मतलब है कि एक लाइन है PQ इस तरीके से। ठीक है, एक लाइन है PQ, ये है P, ये है P और ये है
क्यू। कह रहा है इसका निर्देशांक क्या है, -1,5 है और इस क्यू का निर्देशांक कितना है, कोऑर्डिनेट 5,2 है। ठीक है, अब कह रहा है पी क्यू को, कह रहा है शीर्ष इतने इतने हैं, रेखाखंड पी क्यू को दो एक अनुपात में बांटने वाले बिंदु का निर्देशांक बताइए। यानी कि एक ऐसे पॉइंट का यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बताना है। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है आर, इस कोऑर्डिनेट बताना है जो कि इसको 2:1 में डिवाइड करता हो। ठीक है, 2:1 में। तो फार्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। फार्मूला क्या होता है, अब मैं फार्मूला लिख देता हूँ और वैसे शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊँ तरीका क्या होता है। पहले आप रेशियो को लिखो 2 और 1, ये शॉर्ट तरीका है। 2 और 1 मैंने लिख लिया। अब कोऑर्डिनेट के लिखो, ध्यान रखें पहले दूसरा कोऑर्डिनेट लिखना है आपको 5,2 और फिर पहला कोऑर्डिनेट लिखना है -1,5। बस अगर आपने, इसलिए पहले हमने क्या किया, रेशियो को लिखा 2:1 और फिर हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट को लिखा, पहले पीछे वाला कोऑर्डिनेट 5,2 और फिर आगे वाला -1,5। बस अब आपको कोऑर्डिनेट निकालना है तो बहुत ही आसान है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर करो, 1 का मल्टीप्लाई इधर करो, दोनों को प्लस करो। तो 2 × 5 करो कितना आएगा 10 और 1 × -1 करो कितना आएगा -1 और अपॉन में इन दोनों को प्लस कर दो। 2 + 1 करोगे 3 आएगा। इसी तरीके से इधर भी करना है, इधर भी यही करना है। 1 मिनट, ठीक है, इधर भी यही करना है। 1 मिनट में कोशिश करता हूँ आपको दिखाने को। ठीक है, बस सेम चीज़ वही यहाँ पे भी करना है। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 इधर करना है। 1 मिनट, इस 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है, इस 2 से, और इस 1 का मल्टीप्लाई इससे करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो कितना हो जाएगा 4 और 1 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ तो +5 और अपॉन में इन दोनों का प्लस यानी कि 3। तो कोऑर्डिनेट कितना आएगा, देखो 10 में से 1 जाएगा 9 आएगा, 9 में से 3 कर देंगे डिवाइड तो 3 आ जाएगा और 5 और 9 ये भी बनेगा 3,3। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं। बस करना क्या, एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ। पहले आपको रेशियो लिख लेना है 2:1, 2:1 हुआ। उसके बाद आपको करना क्या है, 2:1 हो गया, फिर कोऑर्डिनेट लिखने हैं। पहले दूसरा वाला कोऑर्डिनेट लिखना है 5,2, फिर पहला वाला कोऑर्डिनेट लिखना है। पहला वाला कोऑर्डिनेट कितना है -1,5। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना हो 2 5 × 10 और इसका 1 -1 और अपॉन में इन दोनों का प्लस कितना आएगा 3, कॉमा। अब फिर वही रेशियो इधर भी लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, कितना हो जाएगा 2 2 × 4 और प्लस 1 और 5 का मल्टीप्लाई 5/3। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा रहा था मेथड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, ये तो हो गया, ये हो गया है, ये इसका इंग्लिश वर्जन था। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें बिंदु P से, ये बिंदु यहाँ पे P है और यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। ये PA है और ये PB है, दो रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, और इसके बीच का जो कोण है वो 80 डिग्री है। तो कह रहा है POA का मान बताना है। पहले मैंने अभी आपके यहाँ इतना फिगर बनाया है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो ये टेंजेंट पर जो होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री होगा। और ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री होगा। ध्यान से देखो तो PAOB और P मिला करके एक चतुर्भुज बन रहा है और जिस चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है, चूंकि ये क्या होगा 90, ये 90 और ये 90, 180 हो गया। तो इसका मतलब है कि P और AO पे जो एंगल बन रहा है इनका भी सम कितना होगा 180 होगा। तो ये क्या हो गया, चक्री हो गया। क्या हो गया, चक्री, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो अगर ये 80 है तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 100, कितना बनेगा 100। क्यों, क्योंकि अगर इनका सम 180 हो रहा है, 90 90 180 हो जा रहा है तो इसका भी सम 180 होगा। ठीक है, अब अगर ये 100 हो गया टोटल, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है POA यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से मैच कराते हैं, इधर मिला देते हैं इधर से, तो क्या होगा, ये आधे आधे में हो जाएगा। अगर पूरा 100 था तो ये आधा आधा हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि दो त्रिभुज DEF और PQR में कोण D कोण Q है, कोण R कोण U है, E है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पहले मैं दो त्रिभुज बनाता हूँ। एक त्रिभुज हमारा है, एक मिनट, दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज हमारा है इस तरीके से, इसमें क्या है PQR है, PQR और D = Q है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं पहले दो ट्रायंगल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोण D कोण Q है, तो कोण यहाँ पे हम एंगल D बनाते हैं।
और यहाँ पे एंगल क्यू बनाते हैं, जिससे आसानी रहे, इसको उठा के डायरेक्ट इस पे रखना रहे। और आर इक्वल टू ई है, तो मान लेते हैं ये आर है और ये ई है। आर इक्वल टू क्या है, ई है। ठीक है, इसको डबल से दिखा देते हैं, सिंगल वाले के इक्वल है। अब कह रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा देखो, अगर इस तरीके से है, ठीक है, तो हमारा कौन सा ट्रायंगल, देखो इसको हम इस वाले ट्रायंगल को उठा के इस पे रख सकते हैं ना, सीधे सीधे। तो हमारा इसका नाम भी देते हैं, सॉरी यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे आर होगा, एक मिनट, यहाँ पे ये आर होगा, यहाँ पे हमारा ये होगा आर और ये होगा ई। तो डी ई एफ हो गया और पी क्यू आर हो गया। तो अगर मुझे ट्रायंगल लिखना हो सिमिलर, तो कौन सा सिमिलर होगा, सिमिलर हमारा होगा ट्रायंगल, ट्रायंगल किसी तरीके से लिख सकते हैं हम, डी ई एफ, ये हमारा सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर होगा किसके, अब देखो डी, अगर हम इस वाले को उठाकर इस पे रखते हैं तो डी क्यू पे आएगा, तो इसलिए हम पहले लिखेंगे ट्रायंगल क्यू। ई किस पे आएगा, ई आर पे आएगा, तो आर लिखते हैं। और एफ किस पे आएगा, एफ आएगा पी पे, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं कौन किसके इक्वल, मतलब किसका रेशियो सेम नहीं होगा, ये बताना है। तो इसमें हमने ये देखा कि हमारा जो डी ई है, ये पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, डी अपॉन क्यू आर कह रहा है डी अपॉन क्यू आर, यानी कि डी अपॉन क्यू आर ये बराबर होगा किसके, कह रहा है डी एफ अपॉन पी क्यू के। ये तो सही कह रहा है, ठीक है, ये सही कह रहा है, क्योंकि इसके दो साइड हमने लिए और इसके दो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है होता है जब हम इसको उठा के इस पर रखें तो कौन साइड किसके ऊपर आ रही है। जैसे डी ई क्यू आर के ऊपर आएगा, डी एफ क्यू पी के ऊपर आएगा और ई एफ आर पी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसको उठा के रखोगे तो ये तो सही है। आगे चलते हैं, ई एफ अपॉन पी आर, यानी कि कह रहा है ये ई एफ और पी आर, ठीक है, ई एफ पी आर किसके इक्वल होगा, कह रहा है डी एफ बटा पी क्यू, तो कह रहा है डी एफ बटा पी क्यू, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखते हैं, ई एफ अपॉन आर पी, ई एफ अपॉन आर पी कह रहा है ई एफ वाली साइड और आर पी, ठीक है, इसका रेशियो बराबर होगा डी अपॉन क्यू आर के, डी ई अपॉन क्यू आर, ये भी सही है। तो अगर सारे सही हैं तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखिए क्या कह रहा है, डी ई अपॉन पी क्यू, कह रहा है डी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ई एफ, कह रहा है कि ई एफ अपॉन आर पी के, ई एफ अपॉन आर पी के। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही नहीं, एक मिनट फिर से इसको चेक करते हैं। देखो ये वाला ऑप्शन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि डी ई अपॉन पी क्यू कह रहा है डी अपॉन पी क्यू, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड ली जाती है, तो ये डी ई के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आर क्यू होगा ना, आर क्यू वाली साइड होगी। ठीक है, या क्यू आर वाली साइड होगी, क्यू पी तो होगा नहीं, इसलिए ये वाला गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एल एम एन, दो त्रिभुजों एल एम एन और ए बी सी के माप दिए गए हैं और भुजा ए सी की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या ये सिमिलर है कि नहीं। देखो ये वाला एंगल हमारा एम इक्वल है इस एंगल के, एक एंगल तो इक्वल हो गया। दूसरा, अगर ये 28 है, चूंकि 130 हो गया तो बचा 50, अगर ये 28 हो गया तो ये कितना बचेगा 22, यानी कि ये वाला एंगल भी हमारा इक्वल है। तो यानी कि ये कैसे हो गया, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल हो। और कैसे सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, देखो इसको उठा के डायरेक्ट आप इस पर रख सकते हो, क्योंकि एम वाला बी पे आ जाएगा, एन वाला सी पे आ जाएगा और एल वाला किस पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। ठीक है, सारे इक्वल हैं। तो बस हमें क्या निकालना है, ए सी की लंबाई निकालना है, ए सी। तो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। देखो कैसे, पहले हम लेते हैं क्या, एल एम, देखो ध्यान से, एल एम और इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वाले ट्रायंगल, इसमें कौन सा साइड है, ए बी, इसका रेशियो बराबर होगा एल एन और इसमें करस्पॉन्डिंग क्या है, ए सी। ठीक है, बस हमने यही दो साइड लिया, क्योंकि हमें ए सी निकालना था, इसलिए ए सी, एल एन ही क्या है, करस्पॉन्डिंग है किसके, ए सी के। तो लिखते हैं एल एम की वैल्यू क्या है, एल एम की वैल्यू यहाँ पे 45 है। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी 5 है, इस वाले फिगर में ए बी 5 दिया है। और एल एन कितना है, एल एन हमें 72 दिया है। और ए सी क्या है, ए सी हमें नहीं पता, ए सी को ए सी रहने देते हैं, निकालते हैं। 5 से इसको आप कट करोगे, 5 9 जा हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ से ए सी का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72। और ए सी की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो 72 को हमें डिवाइड करना होगा 9 से, जो कि कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दो घनों के आयतनों में इतने का अनुपात है। तो पहले हम घन का आयतन जानते हैं कितना होता है। घन का आयतन क्या होता है, मान लेते हैं एक हमारा था, एक घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, यानी कि एक की साइड ए स्मॉल ए क्यूब थी और एक की साइड कैपिटल ए क्यूब थी। तो ए क्यूब अपॉन ए क्यूब, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं एक की साइड ए क्यूब थी स्मॉल और एक की बड़ी ए क्यूब थी।
तो ए थी मतलब, तो इनके जो घन होता आयतन होता है वो कितना, ए क्यूब, यानी कि दोनों के घन का आयतन ए क्यूब अपॉन कैपिटल ए क्यूब, और ये दिया कितना है 8/125 दिया है। तो अगर हम इसका स्क्वायर क्यूब रूट निकालते हैं दोनों साइड तो कितना आएगा a/a, ठीक है। और इधर देखो सीधे से अगर आप समझ सकते हो, ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ फार्मूला। जैसे यहाँ से पावर 3 को हटाते हैं तो इधर पावर कितनी आएगी, 8 की पावर 1/3 और इधर 125 की पावर 1/3, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर यहाँ से हमने 3 वाले पावर्स को हटाया तो इधर पावर में 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो a/A इक्वल टू हो जाता है, देखो 8 का 1/3 करोगे मतलब 1/3 पावर लगाओगे तो इसका मतलब होता है 2, 8 का मतलब होता है 2 × 2, यहाँ से देखो 3 का जोड़ा बना 2 बाहर आएगा तो 2 हो गया, और 125 का करोगे क्यूब रूट निकालोगे तो 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से कितना आएगा 5। अब क्या कह रहा है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, साइड का स्क्वायर, या कितना होता है 6a² होता है, 6a², और अगले का कितना हो जाएगा 6a कैपिटल स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया, a² है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं a² का स्क्वायर। देखो जब स्क्वायर करते हैं तो ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, इक्वल करते हैं तो 4/25 आएगा, जो कि हमारा इक्वल होगा 4/25 के। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये, इसको रेशियो में लिखते हैं 4:25। ओके गुड, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो उस त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई बताना है। चलिए देखते हैं, यानी कि हमें बताना है आर्क लेंथ बताना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ रेडियस इतना इज इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एंगल, क्या निकालेंगे, एंगल, और एंगल निकालने के बाद हमारे पास फार्मूला होता है, एंगल इक्वल टू होता है, क्या होता है कि आर्क लेंथ, आर्क आर्क अपॉन रेडियस होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से रेडियस भी पता है, ठीक है। अब हमें एंगल निकालना, एंगल हम जानते हैं एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या दिया है इसमें, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर होता है, फार्मूला होता है कि यहाँ पे थीटा अपॉन, या थीटा या पाई में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, पाई में निकालते हैं डायरेक्ट। पाई में क्या होगा, हम जानते हैं कि जो 2 पाई का एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है इतने का। ओके एक मिनट, यहाँ से एंगल निकालते हैं, एंगल निकालना सही रहेगा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, एक मिनट, हाँ तो सही लगा रहे थे हम लोग, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, 1 मिनट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इक्वल होता है, देखो 2 पाई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 पाई का जो होता है इतना होता है पाई आर स्क्वायर, और देखो यहाँ पे हम लगाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, देखो पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है, एक मिनट यहाँ पे लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है वो कितने का होता है, 2 पाई एंगल का होता है, कितने एंगल का, 2 पाई एंगल का। जैसे ये है, ये देखो ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये जब 2 पाई हो जाता है तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, और जब सर्कल कंप्लीट होता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो यही कहने का मतलब है कि 2 पाई एंगल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पूछ रहा है कि जो हमें एरिया ऑफ सेक्टर दिया उसका एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं, इनटू में एंगल, एंगल लिख देते हैं ANG, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं, अब एक मिनट यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है 54 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, और इंटू एंगल हमें निकालना है, ANG लिख देते हैं एंगल। तो यहाँ से कुछ कट करते हैं, जैसे पाई से पाई कट गया हमारा, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा 54, ओके। ये कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा 54 × 2, और अपॉन में आर स्क्वायर, देखो यहाँ पे पाई भी है, पाई लिख देते हैं, और आर स्क्वायर आता है, आर स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर अगर हम लिखे हैं, आर कितना है हमारा, रेडियस यहाँ पे दिया है, रेडियस 36 है, तो आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 36 अपॉन में 36 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट करते हैं, 9 4 जा हो गया और 9 6 जा हो गया, 6 से इसको कट करते हैं और 2 से इसको कट करते हैं, तो ये हमारा टोटल हो गया पाई अपॉन 12, ये हमारा कितना हो गया, एंगल हो गया, क्या हो गया, एंगल हो गया। अब हमें क्या निकालना था इसमें, ध्यान से देखें, तो हमें इसमें निकालना है करस्पॉन्डिंग आर्क्स
आर्क निकालना है। तो हमने यहाँ पे फार्मूला आपको बताया कि आर जो होता है एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क में अगर यहाँ से हम आर्क निकालें, आर्क लेंथ जो होता है आर्क क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल अपॉन रेडियस, एंगल अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल कितना है हमारा पाई अपॉन 12 आया, और रेडियस कितना है, रेडियस यहाँ पे हमें मिला 36। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर देंगे 12 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई। तो हमारा यहाँ से जो आंसर सही होगा 3 पाई, ये 3 पाई सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए डाइस थ्रोन, यानी कि एक डाइस को थ्रो करते हैं। डाइस पे क्या होते हैं, डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो इन नंबर्स में फैक्टर मतलब गुणनखंड, 36 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। गुणनखंड क्या क्या होगा, 1 2, यानी कि जो नंबर 36 को डिवाइड करते हैं, 3 4 5 नहीं होता 6, बस इतना ही देखेंगे। और भी होते हैं लेकिन हमें 6 तक ही नंबर होता है तो इसमें देख लेंगे। तो 1 2 3 4 और 6 को छोड़ दो तो कितना नंबर बचा, कह रहा है नॉट। नॉट का मतलब जो फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ 5 ऐसा है, सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो कि फैक्टर नहीं है। टोटल कितने नंबर है, टोटल 6 है, तो 1/6 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी तो यही होती है ना फेवरेबल, तो फेवरेबल कितना होगा, सिर्फ वो एक नंबर 1, सॉरी मतलब 1 नंबर होगा, यानी कि एक ही नंबर होगा 5, तो 1 लिख दिया अपॉन 6, तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 5 मत लिखिएगा, ठीक है 5 नहीं लिख, क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जो कि फैक्टर नहीं है, तो एक ही लिखेंगे 1। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन ऑफ इतना इज 7, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। मीन क्या होता है, मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल होता है, मीन एक मिनट, मीन क्या होता है, मीन हमारा इक्वल होता है, मीन इक्वल होता है सम अपॉन एन, यानी कि टोटल कितने नंबर है। तो सम करते हैं, सम कितना है देखो ध्यान से, 2 + 9 कितना हो जाएगा, 2 देखो मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे हो गया 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5, बस बाकी ए इसका मीन दिया है 7। ठीक है, तो इसका पहले हम सम कर लेते हैं, सम कितना आ रहा है। सम करने पे यहाँ पे सम करते हैं, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, और 25 और 10 कितना हो जाएगा 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, 40 प्लस, अब देखो एक्स वाले ऐड करते हैं, 2x और x मिल के कितना बन गया 3x। तो टोटल हमारा जो सम आता है, सम कितना आया 40/3x, 40 + 3x अपॉन में कितने नंबर है टोटल, अगर काउंट करते हैं हम तो 1 2, और इसको एक ही नंबर मानना है। ठीक है, ये नंबर एक ही है, यहाँ पे लिखा भी है ये एक ही नंबर है, तो 1 2 3 ये भी एक नंबर है, 4 5 6 7, तो ये अपॉन में कितना हो जाएगा 7। और चूंकि यहाँ पे फार्मूला मैंने लगाया ना 7/मीन, मीन 7 हो गया, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इस 7 को पीछे ना लिख करके आप आगे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 7 = इतना, इसको हटा देते हैं इधर से। ठीक, तो इसको 7 से 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना बनेगा ये 49 = 40 + 3x हो गया। और 40 को इधर लेके आएंगे तो 49 में से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 9 = 3x, और x की वैल्यू निकालोगे तो 9/3 हो जाएगा, जो कि 3 आएगा। तो यहाँ से 3 हमारा ये वाला ऑप्शन डी वाला है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए ओ बी सी जे रेक्टेंगल, क्या है ए ओ बी सी, क्या है एक रेक्टेंगल है, हुज 3 वर्टिसेस आर इतना 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 इतना। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 16 नंबर। कह रहा है ए ओ बी सी इज ए रेक्टेंगल। तो मैंने देखो ए वाला पॉइंट यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना दिया 0,2, और ओ वाला पॉइंट तो आपका मूल बिंदु है 0.0 और बी वाला है 4,0। तो 3 पॉइंट दिए थे, मैंने 3 बना दिए, और बनाने की जरूरत नहीं है। पूछ रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू। तो देखो ध्यान से, जो इसका डायगोनल होगा उसको हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो इसको हमें रेक्टेंगल की तरीके बनाना पड़ेगा। मैं इस तरीके से रेक्टेंगल बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, उस तरीके से नहीं लगेगा ये क्वेश्चन, इस तरीके से लगाते हैं इसको। एक रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। पहला हमें पॉइंट मिला है ए, और वो पॉइंट कितना है 0,2। एक पॉइंट हमारा है ओ जो कि है 0,0, और एक पॉइंट हमारा है बी जो कि है 4,0। बस और पॉइंट हमें पता नहीं करने हैं, बस हमें पता करना है पहले स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि पहले डायगोनल निकालना फिर इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए देखते हैं डायगोनल क्या होता है। ए से अगर हम बी को मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल। निकालते हैं क्या बनेगा ये देखते हैं। देखो ध्यान से, अब हम फार्मूला यहाँ पे डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ए बी की डिस्टेंस निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, ए बी इक्वल टू हो जाएगा √(x2 - x1) होता है, यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालते हैं, क्या आएगा? तो यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 यानी कि 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 माइनस 2 यानी कि -2 और -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये √20 और ए बी का जब हम स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर निकालोगे तो ये कितना आएगा 20 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ से 20 आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इतना, हमें जीरोज निकालने हैं इसके कि क्या जीरोज बनेंगे। देखो इसको फैक्टर करते हैं, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी निकाल सकते हो और भी तरीके निकालने के। पहला क्या है, ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 1 मिनट में यहाँ पे क्वेश्चन को उतार देता हूँ। तो देखो किस तरीके से, एक तो फार्मूले से इसका रूट निकाल सकते हैं और दूसरा फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो कितना है इसका फैक्टर, यहाँ पे 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है 4 जिसका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए, और अगर हम उसको प्लस करें या प्लस कर दें तो कितना आ जाए 3√2, यानी कि ये वाला नंबर आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर हो सकता है 2√2 और √2। ऐसा नंबर 2 हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 2√2 और √2, क्योंकि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2√2 इंटू √2 करोगे तो कितना बनेगा 2 इंटू √2 मिलकर 2 बनेगा यानी कि 4, और जब आप इसको प्लस करते हो ना 2√2 और प्लस √2, तो इसको आप मान सकते हो ये ए है, ये ए है, तो ये मिल जाएगा 2a और a मिलकर 3a यानी कि 3√2। ठीक है, बन रहा है। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, आइए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको 3√2 को हम ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, -2√2x और -√2x प्लस 4, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। अब इन दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन करना है बस। तो यहाँ से कॉमन करते हैं, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा कॉमन है x को कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 2√2 बचेगा। और यहाँ से क्या करते हैं ना, यहाँ से हम √2 को कॉमन करते हैं, क्योंकि x तो कॉमन है नहीं, √2 को कॉमन करते हैं और साथ ही में माइनस भी कॉमन करेंगे, -√2। देखो यहाँ से माइनस और √2 चला गया तो सिर्फ x बचेगा, और जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है, अगर ये प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और देखो 4 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, 4 को आप ब्रेक कर सकते हो क्या कि 2 इंटू √2 ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो ना, क्योंकि 4 बन रहा है। अब यहाँ से √2 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2√2 बचेगा, 2√2। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, एक मिनट इसको हटाते हैं, यहाँ से हमारा क्या जाएगा, यह जाएगा हमारा, देखो ये और ये सेम है तो इसको कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 2√2 कॉमन हो गया। ठीक, x माइनस √2 कॉमन हो गया, एक मिनट कॉमन हो गया, और यहाँ से क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा -√2। अब हमें चूंकि इसका क्या निकालना है, जीरोज़ निकालने हैं, तो जीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इक्वल करते हैं, x माइनस 2√2 इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू क्या आएगी 2√2, और यहाँ से अगर हम इसको 0 को इक्वल करते हैं, x माइनस √2 को 0 को इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी √2। तो यहाँ पे देखिए किस में दिया है 2√2 और √2, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से।